विटामिन सी का फंक्शन होता है कि वो हाइड्रोक्सिलेशन कराता है ग्लाइसिन और प्रोलीन की। एक पेशेंट था, उसको फिनाइल एलेनिन उसकी यूरिन के अंदर आ रहा है, तो फिनाइल कीटोन यूरिया होगा। पेशेंट को रिकरेंट ब्लीडिंग हो रही है और हीमोलिटिक एनीमिया हो रहा है, तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से बार बार ब्लीडिंग होती है और हीमोलिटिक एनीमिया डेवलप हो जाता है। फैटी एसिड्स जो हमारे एडिपोज टिश्यू से आते हैं और वो ट्रांसपोर्ट होते हैं लिवर के अंदर, किडनी के अंदर, मसल्स के अंदर, क्योंकि फ्री फैटी एसिड बाउंड कर जाते हैं एल्बुमिन के साथ। जो फैटी एसिड की ट्रांसपोर्ट होती है ना, उसमें ये होता है कि जो फ्री फैटी एसिड होते हैं वो एल्बुमिन के साथ बाइंड करके हमारे लिवर, किडनी और मसल्स के अंदर जाते हैं। साइनाइड की पॉइजनिंग जो होती है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की कॉम्प्लेक्स 4 को अफेक्ट करती है, तो इसका निमोनिक है रैको। जो कॉम्प्लेक्स 1 होता है वो रोटिनोन से इनहिबिट होता है, जो कॉम्प्लेक्स 3 होता है वो एंटीमाइसिन ए से इनहिबिट होता है, और जो कॉम्प्लेक्स 4 होता है वो साइनाइड से, कार्बन मोनोऑक्साइड से और एजाइड से इनहिबिट होता है, और जो कॉम्प्लेक्स 5 होता है ना वो ओलिगोमाइसिन से अफेक्ट होता है या इनहिबिट होता है। नियासिन जो होता है, नियासिन विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से एक तो पेलेग्रा करा रहा था, CNS डिफेक्ट्स आ रहे थे, हार्ट नर्व डिजीज़ करा रहा था, और आपके CNS को अफेक्ट करता है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी के अंदर जो सबसे पहला साइन आता है उसमें उसको नाइट ब्लाइंडनेस स्टार्ट हो जाती है। अब एक पेशेंट था, उसकी टर्मिनल इलियम को रिसेक्ट करा दिया है, और तो उसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, टर्मिनल इलियम की अगर रिसेक्शन हो जाएगी तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी। अब एक पेशेंट था, वो गाउट के लिए एलोप्यूरिनोल को ले रहा था। जो एलोप्यूरिनोल होती है वो किस एंजाइम को अफेक्ट करती है, वो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज के ऊपर एक्ट करती है एलोप्यूरिनोल। पहला साइन जो हाइपर विटामिनोसिस ए के अंदर आता है वो जॉन्डिस होता है। अगर तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी, जो पहला साइन होगा दैट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस, और अगर विटामिन ए बहुत ज़्यादा हो गया तो जो पहला साइन होता है दैट इज़ जॉन्डिस। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से अल्कलाइन फॉस्फेटेज के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, ALP ज़्यादा हो जाता है। ALP ज़्यादा हो जाता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी के अंदर। ट्रिप्सिन उन अमाइनो एसिड्स के ऊपर एक्ट करती है जिनके ऊपर टर्मिनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। टर्मिनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमाइनो एसिड्स के ऊपर ट्रिप्सिन एंजाइम एक्ट करती है। फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन इनहिबिट हो जाती है NADPH ऑक्सीडेज से। NADPH ऑक्सीडेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। ग्लैक्टोजीमिया के अंदर ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेटेज यूरिडाइल ट्रांसफेरेज की डेफिशिएंसी होती है। ग्लैक्टोजीमिया के अंदर ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफेरेज की डेफिशिएंसी होती है। ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफेरेज की डेफिशिएंसी होती है ग्लैक्टोजीमिया में। अब एक बच्चा था, उसको जेनेटिक कॉज है हाइपरकोलेस्ट्रीमिया, उसको जब से वो पैदा हुआ उसके कोलेस्ट्रॉल के लेवल ज़्यादा हैं, और उसके फादर को भी सेम प्रॉब्लम था, तो डिफेक्ट होगा LDL रिसेप्टर्स के अंदर। और LDL रिसेप्टर के अंदर डिफेक्ट होने की वजह से फादर और चाइल्ड दोनों को हाइपरकोलेस्ट्रीमिया है। अगर टाइप 1 हाइपरलिपिडीमियाज होंगे तो उसमें आपने डाइट ऐसी लेनी है जिसमें कोलेस्ट्रॉल कम हो और उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कम हो। टाइप 1 हाइपरलिपिडीमिया के अंदर आपने ऐसी लेनी है जिसके अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल कम हो और सैचुरेटेड फैट्स भी कम हो। ठीक है, इसमें प्लूराइटिक ज़ैंथोमास बन जाते हैं। और टाइप 1 हाइपरलिपिडीमिया के अंदर आपने कोलेस्ट्रॉल कम लेना है और सैचुरेटेड फैट्स कम लेने होते हैं। क्वाशियोकोर के अंदर प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन होती है। कॉन्जेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया के अंदर यूरिन के अंदर यूरोपोरफायरिन 1 ज़्यादा हो जाता है, और जो एंजाइम डेफिशिएंट होती है वो यूरोपोरफायरिनोजिन 3 डेफिशिएंट होती है। ठीक है, कॉन्जेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया के अंदर यूरोपोरफायरिनोजिन 3 एब्सेंट होती है, और जो यूरिन के अंदर जो यूरोपोरफायरिनोजिन 1 ज़्यादा हो जाता है, 1 ज़्यादा हो जाएगा, और पोरफायरिनोजिन 3 जो होती है ना वो एब्सेंट होती है। पोरफायरिन 1 ज़्यादा हो जाता है यूरिन के अंदर और यूरोपोरफायरिनोजिन 3 एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से कॉन्जेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया हो जाता है। विटामिन डी जो होता है ना उसमें 2 तरह से एक्टिवेट होता है। एक तो लिवर के अंदर 25 हाइड्रोक्सिलेशन होती है, और किडनी के अंदर 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज होती है। मेजर साइड ग्लाइकोजेनेसिस की, ग्लाइकोजन की जो मेजर साइड है ना जिसने स्टोर करना है ग्लूकोज को, दैट इज़ लिवर। तो ग्लाइकोजन जो होता है ना वो हमारे लिवर के अंदर बनता है। कीटोजेनिक अमाइनो एसिड ल्यूसीन और लाइसिन होते हैं, और साथ हम बाकी भी पढ़ लेते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड होते हैं वो हिस्टिडीन होता है, आपका आर्जिनिन होता है और लाइसिन होता है। और हिस्टिडीन जो होती है वो DNA के अंदर भी होती है और पॉजिटिवली चार्ज भी होती है। जो नेगेटिव चार्ज होते हैं एस्पार्टेट और ग्लूटामेट होते हैं और यूरिया साइकिल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब एक बच्चा था, वो OPD के अंदर आया, उसको मलेरिया था, वो एंटी मलेरियल ले रहा था। एंटी मलेरियल लेने के बाद उसको कोला कलर यूरिन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया, ब्लैक कलर का यूरिन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की डेफिशिएंसी है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी है। G6PD की डेफिशिएंसी है। आयरन स्टोर जो होता है वो फेरेटिन की फॉर्म में होता है। अगर एक्सेस आयरन होगा तो वो हीमोसिटिन की फॉर्म में स्टोर होगा, और आयरन की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो ट्रांसफेरिन की फॉर्म में होती है। और फेरस फॉर्म के अंदर जो है ना रेडिली एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, फेरस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, ट्रांसफेरिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, फेरेटिन की फॉर्म में स्टोर होता है, और जो है वो साथ ये एक्सेस अगर आयरन होगा तो एक्सेस स्टोरेज होती है वो हीमोसिटिन की फॉर्म में होती है। बाइल एसिड्स कॉन्जुगेट होते हैं ग्लाइसिन और टॉरिन के साथ ताकि वो बाइल सॉल्ट्स बनाएंगे। ठीक है, बाइल एसिड्स कॉन्जुगेट होते हैं ग्लाइसिन GT के साथ, ग्लाइसिन और टॉरिन के साथ, और बाइल सॉल्ट्स बनाते हैं। बाइल एसिड्स ज़्यादा हो जाते हैं
हाइपरलिपिडीमिया वाले पेशेंट्स के अंदर। फ्री बाइल एसिड्स ज़्यादा हो जाते हैं, जब कोलेस्ट्रॉल के लेवल ज़्यादा होंगे तो फिर फ्री बाइल एसिड्स भी ज़्यादा हो जाते हैं। राइबोफ्लेविन कंबाइन करता है फॉस्फेट के साथ FMN और FAD बनाने के लिए। पेलेग्रा जो होता है नियासिन की या विटामिन B3 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। मैपल सिरप यूरिन डिजीज़ के अंदर इनबॉर्न एरर होता है मेटाबॉलिज्म का, जिसमें आपके ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स का जो इनबॉर्न एरर होता है ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स का मैपल सिरप यूरिन डिजीज़ के अंदर। G2 फेज़ आपके S फेज़ और M फेज़ के दरमियान में होता है। सबसे पहला फेज़ होता है G1 फेज़, ठीक है, फिर आता है आपका S फेज़, फिर आता है G2 फेज़ और फिर आता है M फेज़। ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट होती है स्केलेटल मसल्स के अंदर GLUT4 रिसेप्टर के थ्रू। जो GLUT4 रिसेप्टर्स होते हैं वो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, और अगर एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल होगा तो उसमें इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होती है। इंट्रिंसिक फैक्टर हमें विटामिन B12 या फिर कोबालामिन की एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए होता है, ठीक है। कोबालामिन की ट्रांसपोर्ट के लिए हमें ट्रांसकोबालामिन चाहिए होता है, ट्रांसकोबालामिन 2 चाहिए होता है, लेकिन कोबालामिन विटामिन B12 को एब्जॉर्ब होने के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए होता है। इसलिए जब आप गैस्ट्रेक्टमी जिनकी हुई होती है उनके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब MI हुआ था, MI के बाद जो हाइपॉक्सिया होता है उसमें एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस होगी। जाहिर सी बात है जब ऑक्सीजन नहीं है तो एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस होगी। ग्लाइकोलिसिस जो होती है ना वो रेड ब्लड सेल्स के साइटोसोल में होती हैं। तो जो ग्लाइकोलिसिस की जो एंजाइम्स होती हैं वो भी साइटोसोल ऑफ द RBCs के अंदर होती हैं। गॉचर्स डिजीज़ के अंदर ग्लूकोसेरिब्रोसिडेज की डेफिशिएंसी होती है। GG से याद रख लेना कि गॉचर्स डिजीज़ के अंदर ग्लूकोसेरिब्रोसिडेज की डेफिशिएंसी होगी। शॉर्टनिंग ऑफ DNA टीलोमेरेज कराती है। टीलोमेरेज जो होती है वो जर्म सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ये इसकी एक्टिविटी जो होती है ना वो कैंसर सेल्स के अंदर ज़्यादा हो जाती है। G1 फेज़ के अंदर सेंट्रोमेयर की डुप्लीकेशन होती है। G1 फेज़ के अंदर जो होती हैं वो सेंट्रोसोम की डुप्लीकेशन हो जाती है, ठीक है। ग्रोथ 1 फेज़ के अंदर सेंट्रोसोम की डुप्लीकेशन हो जाती है। G6PD की करैक्टरिस्टिक फाइंडिंग ये होती है कि इसमें बाइट सेल्स हमें मिलते हैं, और डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो होती है 10 to 15% होती है। फैट एब्जॉर्ब होती है इन द फॉर्म ऑफ मिक्स माइसल, और जो फैट ट्रांसपोर्ट होती है वो काइलोमाइक्रॉन्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। इंसुलिन डिपेंडेंट जो ट्रांसपोर्ट होती है वो GLUT4 रिसेप्टर्स होते हैं स्केलेटल मसल्स के अंदर। और जो डेंसिटी को, जब किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को हम कंपेयर करते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को हम डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ कंपेयर करेंगे किसी भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, उसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। और अगर हम डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को कंपेयर करते हैं डेंसिटी ऑफ CSF के साथ, उसको हम बैरिसिटी कहते हैं। अब गैस लॉ जिसमें ये बताया हुआ है कि जो मिक्सचर होता है ना नॉन रिएक्टिंग गैसेस का, वो इस इक्वल होता है इंडिविजुअल गैसेस के सम के पार्शियल प्रेशर के, ठीक है। जो इंडिविजुअल गैसेस का पार्शियल प्रेशर है अगर उसको हम सम लेंगे तो वो जो आपकी नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मिक्सचर है ना उसके टोटल प्रेशर के इक्वली होता है। मतलब इंडिविजुअल गैसेस का जो प्रेशर आ रहा है ना पार्शियल प्रेशर, वो टोटल नॉन रिएक्टिंग गैसेस के प्रेशर के इक्वल होता है। दैट इज़ डाल्टन्स लॉ। जो कैपिलरीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर को विदस्टैंड कर लेती हैं और बर्स्ट नहीं करती हैं लैपलेस लॉ के थ्रू। टाइम कांस्टेंट जो होता है वो एरिया अंडर द कर्व होता है। स्केलेटल मसल रिस्पॉन्ड करते हैं ट्रॉमा को प्रोटियोलाइसिस ज़्यादा करा के, कि प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाती है जब स्केलेटल मसल का ट्रॉमा होता है। जो प्लाज्मा प्रोटीन्स ड्रग होती है ना वो इनएक्टिव तब तक रहती हैं जब तक कि लिवर से एक्टिवेट नहीं होंगी। प्लाज्मा प्रोटीन्स की जो ड्रग्स होती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स ड्रग्स तब तक इनएक्टिवेटेड होती हैं जब तक कि वो लिवर से एक्टिवेट नहीं होती हैं। अगर एक पेशेंट, एक फीमेल है, वो अपना वेट कम करना चाह रही है तो उसके लिए जो बेस्ट मेथड होगा कि वो सेल्फ मॉनिटरिंग करे। पार बॉइलिंग ऑफ जो पैडी हम करते हैं, पार बॉइलिंग का मतलब होता है कि हम पार्शियल बॉइलिंग करते हैं पैडी की माइनिंग से पहले, ताकि हम उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को ज़्यादा कर सकें, ताकि हम विटामिन B1 को प्रिजर्व कर सकें। विटामिन B1 को हम प्रिजर्व करते हैं पार बॉइलिंग ऑफ पैडी करके। RBCs ATP सिंथेसाइज करते हैं ग्लूकोज से। ग्लाइकोलिसिस के अंदर जो एंजाइम्स होती हैं वो साइटोसोल या साइटोप्लाज्म ऑफ द RBCs के अंदर होती हैं। ग्लाइकोलिसिस रेड ब्लड सेल्स के साइटोप्लाज्म के या साइटोसोल के अंदर होती है। इंट्रामाइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है ना वो न्यूक्लियर जीन से होती है। इंट्रामाइटोकॉन्ड्रियल जो प्रोटीन सेंसेस होती है वो न्यूक्लियर जीन से होती है। प्लाज्मा प्रोटीन्स बहुत माइन्यूट अमाउंट के अंदर किडनी से फिल्टर होती हैं, क्योंकि जो किडनी के अंदर बेस मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, और जो प्रोटियोग्लाइकेंस होते हैं उनका भी नेगेटिव चार्ज होता है। स्केलेटल मसल्स के अंदर GLUT4 रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, और जो ग्लूटामेट अमाइनो ट्रांसफरेज और एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेजेस को की फॉर्मेशन के लिए विटामिन B6 या जो पायरोडॉक्सिन होता है वो कोफैक्टर के तौर पे काम करता है ग्लूटामेट अमाइनो ट्रांसफरेजेस के लिए और एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेजेस के लिए। पैंक्रियाटिक लाइपेज की डेफिशिएंसी की वजह से स्टिएटोरिया डेवलप हो जाता है, ठीक है। पैंक्रियाटिक लाइपेज की इनएक्टिवेशन की वजह से भी स्टिएटोरिया हो जाएगा, स्टूल के अंदर जो है वो फैट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिनाइल एलेनिन एंजाइम, फिनाइल एलेनिन अगर आपके बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गया तो फिनाइल एलेनिन एंजाइम डेफिशिएंट होगी, ठीक है। तो बॉडी के अंदर टायरोसिन जो है टायरोसिन एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। अगर फिनाइल एलेनिन की जो एंजाइम है अगर वो डेफिशिएंट होगी तो टायरोसिन बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है।
क्वाशियोकोर के अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। G1 से जो अगला फेज़ आता है वो एस फेज़ होता है और उसके लिए DNA चाहिए होता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स की फाइनल प्रोसेसिंग होती है ना ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर, वो गोल्जी बॉडीज़ के अंदर होती है। गोल्जी बॉडीज़ जो होती है ना, जो गोल्जी अपरेटस होता है वो फाइनल प्रोसेसिंग करता है। तो जो फाइनल प्रोसेसिंग होगी कार्बोहाइड्रेट्स की ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में, वो गोल्जी बॉडीज़ के अंदर होती है। और ट्राइग्लिसराइड्स जो लाइपोप्रोटीन्स के अंदर होते हैं वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं लाइपोप्रोटीन लैपेज से। लाइपोप्रोटीन्स के अंदर जो टैग्स होते हैं वो हाइड्रोलाइज होती हैं लाइपोप्रोटीन लैपेज से। न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेस करने के लिए हम सीरम एल्ब्यूमिन कराते हैं और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कराते हैं। आइसोनियाजिड के साथ हम विटामिन B6 देते हैं। जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज होती है वो साइटोसोल या फिर साइटोप्लाज्म RBCs के अंदर प्रेजेंट होती है। अब एक पेशेंट है, उसको नाइट ब्लाइंडनेस डेवलप हो रही है, एक बच्चे को पीडियाट्रिशियन के पास आया है, तो आपने उसको रेटिनल्डिहाइड या विटामिन A देना है, ठीक है। तो आपने रेटिनल्डिहाइड देना है, ठीक है, रेटिनोल नहीं देना बल्कि उसको रेटिनल्डिहाइड देना है। रेटिनल्डिहाइड देना है नाइट ब्लाइंडनेस के लिए। विटामिन K देने से जो एक पेशेंट होता है उसका PT और एपिडिटी रिप्लेनिश हो जाता है। अगर एंटीबायोटिक्स के बाद किसी का PT और एपिडिटी ख़राब हो भी गया है तो आप उसको विटामिन K दोगे तो PT और एपिडिटी उसका रिप्लेनिश हो जाता है। सेरोटोनिन जो होता है ना ट्रिप्टोफैन से आता है। ट्रिप्टोफैन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो कि सेरोटोनिन भी बनाता है, मेलाटोनिन भी बनाता है और नियासिन भी बनाता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के अंदर जो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं वो LDL रिसेप्टर्स 3 होते हैं। अब एक पेशेंट का सीरम कैल्शियम लेवल कम है लेकिन यूरिन के अंदर कैल्शियम लेवल नॉर्मल आ रहा है तो विटामिन D की डेफिशिएंसी होगी। प्रोटीन सिंथेसिस का जो सीक्वेंस होता है, सबसे पहले आपका मैसेंजर RNA बनता है। मैसेंजर RNA साइटोसोल के अंदर जाएगा, साइटोसोल के अंदर जाने के बाद साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा। मैसेंजर RNA आपने न्यूक्लियोलस से आएगा, न्यूक्लियस से आके वो साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा, उसके बाद राइबोसोम्स के अंदर जाएगा। मैसेंजर RNA राइबोसोम्स जो है वो ट्रांसफर RNA बनाते हैं, ठीक है। ट्रांसफर RNA से भी क्या होगा, आगे अमाइनो एसिड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहले मैसेंजर RNA, फिर वो साइटोप्लाज्म में जाएगा, फिर राइबोसोम्स में जाएगा, उसके बाद वहाँ पे ट्रांसफर RNA बनेगा और ट्रांसफर RNA से अमाइनो एसिड्स बन जाते हैं। हीमोग्लोबिन हिस्टिडीन से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके बफर के तौर पे एक्ट करता है। जो हिस्टिडीन होता है वो DNA के अंदर प्रेजेंट होता है और पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की जो अनकपलिंग होती है वो नॉरएपिनेफ्रिन से होती है या फिर थायरोक्सिन से होती है या फिर एपिनेफ्रिन से होगी। तो यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन का ऑप्शन नहीं था तो हमने थायरोक्सिन को सिलेक्ट किया है। जो हाई आउटपुट कार्डिक फिल है, कार्डियोमायोपैथी होती है, विटामिन B1 वेट बेरी के अंदर होती है। अब एक पेशेंट है, उसको डार्क कलर नैपी है, डार्क यूरिन है, होमोजेनिटी स्टेट, ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी है, तो उसको एल्कैप्टोनूरिया होगा। और एयर के एक्सपोजर से यूरिन जो होता है वो डार्क कलर का हो जाता है, दैट इज़ एल्कैप्टोनूरिया। अब एक पेशेंट था, उसके हेपाटिक ग्लाइकोजन के लेवल ज़्यादा हैं लिवर के अंदर, लेकिन ग्लूकोज के लेवल जो है ना वो ज़्यादा नहीं हो रहे हैं फ्रुक्टोज देने के बाद भी। हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है उसको और ग्लाइकोजन ज़्यादा है, तो एक ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ होगी जिसमें जो एंजाइम डेफिशिएंट होगी, दैट इज़ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। वॉन जर्क की डिजीज़ के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की ही डेफिशिएंसी होती है और इसके अंदर जो है ना वो हिपैटोमेगैली हो जाती है। हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ग्लाइकोजन के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं लिवर के अंदर और हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ग्लूकोज के लेवल कम ही रहते हैं इवन फ्रुक्टोज देने के बाद भी। विटामिन D से में दो चीज़ें होती हैं कि 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होती है, दैट इज़ इन लिवर, और 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम किडनी के अंदर होती है। ड्राई हीट किल करती है ऑक्सीडेशन से बैक्टीरियाज को। 25 कोलिकैल्सिफेरोल की कन्वर्जन होती है किडनी के अंदर। और ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स जो RBCs के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं या साइटोसोल में प्रेजेंट होती हैं। ब्लू सेक्लेरा और मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं तो, और उसके अंकल को भी सेम कंडीशन थी तो ऑस्ट्रोजेनेसिस इम्परफेक्टा होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो ग्लूटाथायोन होता है। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म के लिए हमें विटामिन B1 या थायमिन चाहिए होता है। डायरिया, डेमेटाइटिस, डिमेंशिया के अंदर डेफिशिएंसी होती है नियासिन या विटामिन B3 की।